रात के 11 बजे बज चुके थे और भाई ने धीरे से मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर आकर मुझे सोता हुआ देखकर अंदर से दरवाजे की कड़ी लगा दी। मैं भी सोने का नाटक ही कर रही थी, क्योंकि कमरे में हम दोनों के सिवा और कोई भी नहीं था और मुझे अच्छे से मालूम था कि मेरा भाई आधी रात को मेरे कमरे में किस लिए आया है। मैं भी बिस्तर पर आंख बंद करके ऐसी पड़ी थी जैसे बहुत ही गहरी नींद में हो। और उसके बाद जो भाई मेरे साथ करने वाला था वह मुझे मालूम था, पर मैं भी उसे रोकने की कोशिश नहीं करती थी। मैं उसे क्यों नहीं रोकती थी, इसका जवाब आपको कहानी में आगे मिलेगा कि आखिर ये सब कैसे शुरू हुआ और भाई को सबसे ज्यादा मेरे में क्या पसंद था। पूरी कहानी जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे कि कैसे उसने मुझे सिर्फ अपनी उंगलियों से सहलाया। मेरी उम्र 21 साल थी और मैं सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी। उन दिनों गर्मी शुरू हो चुकी थी, इसीलिए हमें कॉलेज से छुट्टियां मिल गई थीं। रोज की तरह आज भी पूरे घर की सफाई करने के बाद मैं अपने बिस्तर पर आराम कर रही थी और थकावट इतनी ज्यादा थी कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरा बदन अकड़ गया हो। मैं अपने बिस्तर पर लेटकर सुकून पाने की कोशिश कर रही थी और हाथों से अपने सिर की मसाज कर रही थी। तभी मेरी एक आवाज़ सुनकर मेरा भाई विक्की बंद कमरे में आया और कहने लगा कि क्या हुआ दीदी, तबीयत तो ठीक है। मैंने कहा कि क्या बताऊं भाई, मम्मी सारा काम मेरे सर पर डालकर चली जाती है। कॉलेज की छुट्टियां क्या हुई कि सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। ऊपर से नौकर भी छुट्टी पर है और मुझसे नहीं होते ये घर के काम। मेरी बात सुनकर वह मेरे पास बैठ गया और कहने लगा कि मेरी प्यारी बहन, कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए दूध लेकर आता हूँ, उसे पियोगी तो सुकून मिलेगा। विक्की की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी और कहा कि बस तुम खाना बाहर से ले आना, मैं थोड़ी देर सो जाऊंगी। इसके बाद वह वापस दूध लेकर आया और उसे देखकर मुझे उस पर बहुत प्यार आया, क्योंकि सच में दुनिया में बहुत कम ही ऐसे भाई होते हैं जो अपनी बहनों का इतना ख्याल रखते हैं। मैंने उसे ढेर सारी दुआएं दी और उसका लाया हुआ दूध पीने लगी। दूध पीने के बाद मैंने गिलास एक साइड पर रखा और लेट गई तो विक्की कहने लगा कि चलो, मैं तुम्हारा सिर दबा देता हूँ, तुम आराम से सो जाओ। वह मेरे सिरहाने बैठ गया और अपने हाथों से मेरा सिर दबाने लगा, जिससे मुझे धीरे धीरे सुकून मिलने लगा और दर्द भी कम होने लगा। मैं आंखें मूंद कर सोने लगी और गहरी नींद में चली गई। मुझे पता ही नहीं चला कि घंटों तक मैं सोती रही। मेरी आंख मम्मी की आवाज़ से खुली तो मैं हड़बड़ाकर उठी, क्योंकि सिर बुरी तरह बोझल हो रहा था। घड़ी पर नजर डाली तो रात के 10 बजे बज रहे थे, जिससे मुझे एकदम झटका सा लगा। बड़ी अजीब बात थी कि पापा ऑफिस से वापस आ चुके थे और शायद थकावट की वजह से मुझे वक्त का एहसास ही नहीं हुआ था। जैसे ही उठकर 2 कदम चली तो मुझे चक्कर आ गए और आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अगर दीवार का सहारा ना लिया होता तो यकीनन गिर जाती। फ्रेश होकर बाहर आई तो देखा कि खाने की टेबल पर सब मेरा ही इंतजार कर रहे थे और मैं जाकर आराम से कुर्सी पर बैठ गई। विक्की मुझे देखकर मेरी प्लेट में खाना डालने लगा और फिर मम्मी से कहने लगा कि मम्मी, अन्नू पर काम का बोझ थोड़ा कम डाला करें। अगर नौकरानी नहीं आ रही है तो उसकी जगह किसी और को रख लें, क्योंकि ये बेचारी सारा दिन काम करके थक जाती है और देखें तो इसकी रंगत भी पीली पड़ चुकी है। मेरी हालत वाकई खराब हो चुकी थी और मैं बहुत थकी हुई महसूस कर रही थी। मम्मी और पापा दोनों ही जॉब करते थे, क्योंकि सिर्फ पापा की नौकरी से घर चलाना मुश्किल था और ऊपर से हमारी पढ़ाई के खर्चे भी कुछ कम नहीं थे। इसलिए मम्मी भी उसी कंपनी में काम करती थीं जहां पापा नौकरी करते थे। मैं और विक्की कॉलेज जाते थे, मगर अभी गर्मियों की वजह से छुट्टियां थीं, इसीलिए हमें घर पर ही रहना पड़ रहा था। मैंने ये बात नोट की थी कि पिछले कुछ दिनों से विक्की मेरे साथ कुछ ज्यादा ही जुड़ गया है और जब से मेरी छुट्टियां हुई थीं वह मेरा बहुत ख्याल रखने लगा था। अगर मैं घर का कोई काम कर रही होती तो आकर मेरी मदद करने लगता और अगर मैं थक जाती तो मेरा सिर दबाने लगता। मैं उसे मना करती, मगर वह कहता कि नहीं, तुम थक चुकी हो और इतना काम करती हो तो मेरा हक है कि मैं तुम्हें सुकून पहुंचाऊं। इसीलिए मैं भी चुपचाप लेटी रहती। लेकिन एक रात जो कुछ हुआ उससे मेरे होश उड़ गए कि क्या विक्की कभी ऐसा कर सकता है। उस रात मैं अपने कमरे में सो रही थी और आधी रात को मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कमरे में आया हो और वह आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मेरे बिस्तर के करीब आ रहा था। भले ही मैं सोने की कोशिश कर रही थी, मगर मेरा दिमाग पूरी तरह जाग रहा था,
इसीलिए मैंने अचानक हड़बड़ाकर आंखें खोल दी। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था और जब मैंने गौर किया तो विक्की बिस्तर के करीब खड़ा दिखाई दिया। चारों ओर देखा तो कमरे में कोई नहीं था, बस दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था, जबकि मैं हमेशा सोने से पहले दरवाज़ा बंद करके सोती थी। फिर यह कैसे खुल सकता था? नींद से भरी आंखों से उठकर मैंने दरवाजे को बंद किया और लॉक कर दिया। फिर पलटकर बिस्तर पर सोने चली गई। मेरी आंखें बंद होते ही एक बार फिर मुझे किसी के चलने की आहट सुनाई दी, जैसे कोई मेरे बिस्तर के पास बैठ रहा हो, और ऐसा लगा जैसे कोई अपना हाथ मेरी ओर बढ़ा रहा हो। डरते हुए मैंने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, जिससे घबराहट के मारे मेरी सांसें तेज हो गई थीं। मैंने तुरंत उठकर कमरे की लाइट ऑन की और दरवाज़ा खोलकर बाहर भी देखा, मगर वहां भी कोई नहीं था। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था जो अब हो रहा था। फिर मुझे प्यास लगी तो मैं कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली और उसी वक्त विक्की भी अपने कमरे से बाहर निकला। मुझे देखकर उसने पूछा कि क्या बात है, आप अभी तक जाग रही हैं? तो मैंने जवाब दिया कि कुछ नहीं, बस ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई मौजूद हो। पानी पीकर मैं दोबारा कमरे में आ गई और पीछे पीछे विक्की भी आ गया। उसने कहा कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपको डर लग रहा है तो मैं आपके पास सो जाता हूँ। मैंने उसे मना करते हुए कहा कि नहीं, तुम्हें अपनी नींद खराब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। लेकिन वह जिद करने लगा कि मैं आपको अकेला किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता, क्योंकि आपकी तबीयत खराब हो सकती है और मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकता। आप सो जाएं और मैं यहीं सो जाता हूँ। आखिरकार मैं बेड पर जाकर सो गई और उसने तकिया उठाया और सोफे पर रखकर वहीं सो गया। उस रात मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे सिरहाने बैठकर मुझे बहुत देर तक देखता रहा हो। उसने मेरे बालों को सहलाया और मेरे चेहरे पर उंगलियां फेरीं, और मैं सुकून से सोती रही। यह सब मुझे एक सपने जैसा लग रहा था, और अगली सुबह जब मैं उठी तो मेरा मूड बड़ा अजीब था। लेकिन जब मैंने अपने भाई पर गौर किया तो मैं हैरान रह गई। शुक्र था कि मैंने अपने आप को दुपट्टे से ढक रखा था, और मुझे हैरत हुई, क्योंकि आज से पहले मैं कभी इस तरह इतनी गहरी नींद में नहीं सोई थी। आज मैं थोड़ी खुश भी महसूस कर रही थी, लेकिन इसकी वजह समझ नहीं आ रही थी। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि मैं तो रोज़ ही इतना खुश होता हूँ, और जिसे आप जैसी बहन मिल जाए वह क्यों ना खुश हो। घर के सारे काम निपट आकर जब मैं बैठी तो विक्की तेल लेकर मेरे पास आ गया और कहने लगा कि अन्नू, दीदी अपने बाल खोल लीजिए, मैं आपके सिर में मसाज कर देता हूँ। मुझे उसकी हरकतें अजीब लगने लगीं, तो मैंने कहा कि यह तुम्हारा काम नहीं है, जाओ अपने दोस्तों के साथ घूमो फिरो, क्योंकि मुझे मसाज की ज़रूरत नहीं है। मगर उसने मेरी बात नहीं मानी और खुद ही मेरे बालों से कैचर उतारते हुए कहने लगा कि आप नखरे मत किया करें, किस्मत वालों को ही ऐसे भाई मिलते हैं, और जब आपका भाई आपके खूबसूरत रेशमी बालों में मसाज करना चाहता है तो आपको क्या समस्या हो सकती है? आ जाइए, मैं आपके सिर की मसाज कर देता हूँ, जिससे आपको बहुत सुकून मिलेगा। वह मुझे उठाकर कमरे में ले गया और मैं बेड पर तकिया रखकर लेट गई, जहाँ मेरे बाल बेड से नीचे लटक रहे थे, और वह मेरे सिरहाने बैठकर मेरे बालों की मसाज करने लगा। विक्की मुझसे 4 साल छोटा था, लेकिन मुझे नाम से ही बुलाता था, और उसने कहा कि आप इतनी प्यारी हैं कि आपको देखकर दिल करता है कि आप हमेशा इसी तरह मुस्कुराती रहें और मैं आपके लाड उठाता रहूं। वह मेरे बालों की मसाज कर रहा था और उसके हाथों में जैसे जादू था, क्योंकि मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं धीरे धीरे नींद की वादियों में खोने लगी। तेल की खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त थी, तो मैंने उससे पूछा कि यह कौन सा तेल है। वह बोला कि यह बहुत ही खास तेल है जो खास आपके लिए है, और आपके जो इतने हसीन बाल हैं ना, यह उन्हीं बालों के लिए बना है। उसकी बातें बहुत प्यारी थीं, हालांकि मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह किस लहजे में बात कर रहा है। बहरहाल मसाज के दौरान ही मैं गहरी नींद में खो गई। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मेरा पूरा बदन दर्द से टूट रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे मेरी टांगों पर बहुत ज्यादा वजन रखा गया हो और पूरे बदन में दर्द सरक रहा था। मैं धीरे धीरे उठकर बैठी और आसपास देखने लगी तो मेरी हालत अजीब थी। जब मैंने खुद पर गौर किया तो देखा कि मैं पूरी तरह भीगी हुई थी, जैसे किसी ने मुझे नहला दिया हो। मेरे कपड़े गीले थे, पंखा बंद था और कमरे में गर्मी थी। ये सब क्या हो रहा था कि बड़ी मुश्किल से मैं बेड से उठी। मुझे चक्कर आ रहे थे
और चलना मुश्किल हो रहा था। मैं अपनी हालत समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों लग रहा था कि मैंने सोया नहीं, बल्कि कोई भारी मेहनत वाला काम किया हो। बड़ी मुश्किल से चलकर मैं बाथरूम गई और फ्रेश हुई और अपनी हालत पर गौर किया तो लगा जैसे शरीर पूरी तरह थकावट से चूर था। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मुझे फुसफुसाने की आवाज़ें सुनाई दीं और ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी से बात कर रहा हो, जबकि घर में मेरे और विक्की के अलावा कोई नहीं था। फिर वह किससे बात कर रहा था? मैं पहले किचन में पानी पीने गई, मगर तब तक वह फुसफुसाहट रुक चुकी थी। मैं किचन के दरवाजे के पास खड़ी थी जब मैंने बैठक से किसी को निकलते देखा जिसके हाथ में काफ़ी पैसे थे, जिन्हें देखकर वह मुस्कुरा रहा था। यह देखकर मेरे माथे पर बल पड़ गए और अगले ही पल उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो मुझे देखकर उसने कहा कि अन्नू, आप उठ गईं। मैं उसकी तरफ धीरे धीरे चलकर गई और वह हड़बड़ाकर पैसों को अपनी पैंट की जेब में डालने लगा, मगर मैंने उसका हाथ पकड़कर उन पैसों को सामने लाकर पूछा कि इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? वह नजरें झुका चुका था और धीरे से कहने लगा कि आप प्लीज़ पापा को मत बताना। मैं ताज्जुब में थी कि उसने यह पैसे पापा को क्यों नहीं दिए, और जब मैंने सख्ती से पूछा तो वह सहम गया और उसने कहा कि ये पैसे तो पापा के एक दोस्त ने कई साल पुराने कर्ज के रूप में लौटाए थे और मैंने सोचा था कि इनसे मोबाइल खरीद लूंगा, लेकिन उसने पैसे मुझे थमा दिए। मैंने उसे डांटते हुए कहा कि हाँ, तुमने अच्छा किया। घर के हालात देखो किस कदर खराब हैं कि हमारे माँ बाप दोनों नौकरी कर रहे हैं और तुम मोबाइल खरीदने की बात कर रहे हो। वह शर्मिंदा हो गया और उसी रात मैंने वह पैसे पापा को दे दिए, जिससे उस रात विक्की मुझसे कोई बात नहीं कर सका और जल्दी सोने चला गया। अगले दिन मैं किचन में काम कर रही थी जब विक्की अपने दोस्तों के साथ घर में दाखिल हुआ, और मैं यह देखकर हैरान थी कि वह अपने दोस्तों को सीधा लाउंज में ले आया था। उस वक्त विक्की के साथ उसके 3 दोस्त थे जो लाउंज में आकर सोफे पर बैठ गए और विक्की सीधे किचन में मेरे पास आया। उसके चेहरे पर अजीब सी घबराहट थी और उसने मुझसे कहा कि दीदी, मेरे दोस्त आए हैं, उनके लिए थोड़ी चाय और नाश्ता बना दो। मैंने उसकी बात मान ली और चाय बनाने लगी, लेकिन मेरे दिमाग में रह रहकर वही बात घूम रही थी कि आखिर उस रात मेरे साथ क्या हुआ था और मुझे इतनी गहरी नींद क्यों आई थी। जब मैं चाय लेकर लाउंज में गई तो विक्की के दोस्तों की नज़रें मुझ पर टिकी थीं और उनकी बातचीत अचानक रुक गई, जिससे मुझे बेहद असहज महसूस होने लगा। मैं चाय रखकर तुरंत अपने कमरे में आ गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। दोपहर के वक्त जब सब चले गए और मम्मी पापा भी काम से लौट आए तो मुझे विक्की के कमरे से फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई दी। इस बार मैं बिना कोई आवाज़ किए उसके कमरे के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई, जो थोड़ा खुला हुआ था। अंदर विक्की फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था और कह रहा था कि हाँ भाई, जो तेल तुमने दिया था उसका असर बहुत तेज़ है। उसे लगाने के बाद दीदी को होश ही नहीं रहता कि उनके आसपास क्या हो रहा है और वो गहरी नींद में सो जाती हैं। यह सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और मेरे होश उड़ गए। मुझे समझ आ गया कि जिस भाई को मैं दुनिया का सबसे अच्छा भाई समझ रही थी, जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा करती थी, वो मुझे सिर की मसाज के बहाने उस खास नशीले तेल से बेहोश कर देता था। मुझे अपनी उन रातों का सच समझ आ गया जब मुझे लगता था कि कोई मेरी उंगलियों से मेरे चेहरे को सहला रहा है, मेरे बालों को छू रहा है। वो कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत थी, और विक्की मेरी बेसुध हालत का फ़ायदा उठाकर मेरे कमरे में आता था, और मेरे सोने का नाटक भी इसी डर से था कि कहीं मैं सच का सामना न कर पाऊं। वह पैसे जो उसके पास आए थे वह भी कोई कर्ज के नहीं थे, बल्कि उसने अपने दोस्तों से शर्त जीती थी या कुछ और गलत काम किया था। अपनी सगी बहन के साथ ऐसी साजिश रचने वाले भाई का असली चेहरा देखकर मेरा दिल टूट गया। मैंने उसी वक्त अंदर जाकर मम्मी पापा को बुलाकर विक्की की इस पूरी करतूत और उस नशीले तेल का सच सबके सामने रख दिया। पापा ने गुस्से में विक्की से फ़ोन छीन लिया और उसे घर से बाहर निकालने का फैसला किया, जबकि विक्की रोते हुए पैरों में गिरकर माफ़ी मांग रहा था। उस दिन मुझे समझ आया कि कभी कभी अपनों पर किया गया अंधा भरोसा भी इंसान को बहुत भारी पड़ सकता है, और यही वजह थी कि उस आखिरी रात जब वो मेरे कमरे की कड़ी लगाने आया तो मैं जाग रही थी, ताकि उसकी इस खौफनाक हकीकत को हमेशा के लिए